अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमान हैं जनाब हक्कानी साहब। इनसे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन पहले जानते हैं आज का रन डाउन। आज के शो में शामिल है करंट अफेयर्स पर गुफ्तगू का सिलसिला बातचीत, ज़बान बयान, टिप ऑफ द वीक और खबरों पर तबसरा। मगर सबसे पहले बात होगी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब हक्कानी साहब के साथ। जी जनाब, क्या हाल है हक्कानी साहब आपका? जी बहुत शुक्रिया आपका। कैसा महसूस कर रहे हैं आप बतौर साबिक सफीर? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। आई एम मच मोर रिलैक्स नाउ। अच्छा, हमारी अक्सरियत ये बात पूछना चाह रही है कि मंसूर एजाज क्या पागल है कि इतना बड़ा इल्जाम आपके ऊपर लगा? आप उसको जानते नहीं, वो किस तरह का बंदा है। वो मुझे तो लगता है वो कुछ भी कर सकता है। वो खुसरा बन के नाच सकता है, वो कोई भी चीप हरकत कर सकता है। अच्छा, ये बात आपको जेब नहीं देती इस तरह की बात? अबे किस तरह की बात है, मैंने क्या ये कर दिया? आए हाय। अच्छे खासे आप बातें करते करते पटड़ी से उतर आए। देखिए, बात ये है कि इस वक्त जो हो रहा है हमारे दायमे, ये सारे लोग फनकार हैं, ये सारे एक्टर्स हैं। हम लोग शरीफ लोग हैं, सादे लोग हैं, निडर लोग हैं, दलेर लोग हैं, अपना काम कर रहे हैं, इसीलिए हमारे साथ इस तरह हो रहा है। अच्छा, ये हाई ट्रीजन के जुमरे में आता है अगर आपने ये सब आप मुझे डराए तो नहीं, मैं वैसे कह रहा हूं। इसका मतलब है आप डर रहे हैं, आप अंदर से कोई है मामला? मुझे एक शेर याद आ रहा है, अगर इजाजत दें तो पेश करूं? जी जी प्लीज। गरोहे आशिकां पकड़ा गया है, जो नामा भर रहे हैं डर रहे हैं। वाह 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 वाह। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जरदारी साहब आपसे कुछ कह बैठे हों और अब आपको याद नहीं आ रहा? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं कहा उन्होंने। टू द बेस्ट ऑफ माय मेमोरी उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। तो फिर जरदारी साहब से पूछना पड़ेगा। उन्हें तो कल की बात याद नहीं रहती, आप 6 महीने पुरानी बात पूछ रहे हैं। कैसी कॉमेडियां करते हैं आप भी। ये कॉमेडियां क्या होती है? वो जो इस वक्त चल रही हैं आपके मुल्क के अंदर। उर्दू जी मांग लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरे को मांगने वाला नहीं, समझ तो सुबह का कुछ खाया है नहीं, तो आपको 20 रुपए हैं। नहीं मैं वापस कर दूंगा। सारे ने घोड़े ने क्या इंग्लिश। अच्छा, ताली क्यों बजा रहे हैं आप? ए जी बेचो खुश रहे भी आप जी हमारे मेहमान हैं, अमेरिका से तशरीफ लाए हैं, लॉस वेगस रहते हैं। ये भी कुछ सवाल करना चाहते हैं आपसे। है कभी मुलाकात ये थे कि सामने दोनों बैठे हुए? अच्छा नहीं, अभी हुई है। हाय जी। पाकिस्तानी अमेरिका में सारी स्टेट्स में रहते हैं, तो आपको सिर्फ वाशिंगटन में ही देखा जाता है, आप कभी दूसरे स्टेट्स में कभी नहीं आए, दूसरे शहरों में कभी नहीं आए। यू ओनली सी द एलीट। अच्छा जी, आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप सफीर उमराए पाकिस्तान। बहुत अच्छा सवाल है आपका, नो कमेंट्स। एनीवन एल्स? आप पाकिस्तान के सफीर कम और अमेरिका में अमेरिका के सफीर ज्यादा थे। अमेरिका में अमेरिका का ही सफीर होता है, कोई कामों की का सफीर नहीं होता। देखिए क्या मतलब है, पाकिस्तान के सफीर थे, तनख्वाह हमसे यार। एक तो आप जुगते लगवा रहे हैं और ऊपर से आप डांट भी रही है। अच्छा भाई, जुगते नहीं लगानी, लेकिन सर बात सुने, बात सुने। अच्छा, अब नहीं करता, अब नहीं करता। छोटा काका नानी से नाराज हो गया। क्यों ना पा रहा पापा, फीडर पिएगा मेरा बच्चा? अच्छा सर, आपने खत लिखा था कि नहीं? देखिए नहीं, मैं उसको खत लिखा था कि नहीं? अच्छा, सॉरी यार। एक तो मैंने आज तक ऐसा जूद रंज एम्बेसडर नहीं देखा। मैं आपको बताता हूँ, मैं एक ब्रेव आदमी हूँ, दिलेर आदमी हूँ। मैं मुश्किलात और इन धमकियों से घबराता नहीं। मैं यहाँ पर कोट करूँगा, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले और ना करे। और सर, शर्म की बात है। खत आपने लिखा था या नहीं? यस और नो? नो। किसी क्या मैं क्या रो के सच्चा ना हो। एक बात करें, ये बड़ी अहम बात है। आपने किसी के ईमा पे लिखा था? सही दस, नहीं मार दे, सही दस। आप क्या लिख बैठे हैं आखिर? हाय 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 हाय, क्या याद आया है? की लिख बैठा, की लिख बैठा, की लिख बैठा। मैं अगे भी फोल के देखा, मैनू नहीं लभा की लिख बैठा है। नाले अपना राइटर साहब, तुसी मुंह अगे ना करया करो। लगता डब्बे चो मझ वेखण दी है।
ਇਹ ਟਰਮੀਨੇਟਰ 2 ਦਾ ਆਰਨੇਟਰ ਤੇ ਗਟਰ ਖੋਲਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਐਨਕ ਲਾਈ ਲੱਗਦਾ ਬਾਂਦਰ ਤਰੀਕ ਤੇ ਆਇਆ ਵੈਸੇ यार ਸਾਹਿਬ थोड़ा की तल्लक है इस काम ना की तल्लक ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ कैमरा एंड करके ओपन किया ਵਾਹ हाय 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 देखिए कि सामने एक लेटर पे है हाँ। और उस लेटर के उत्ते लिखा है कि साडे मुल्क ते कर दो तुसी हमला बगैरता चुप हो जा। देख हर चीज की एक आता लिमिट है। तो ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚ ਕੀ ਤਲਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ आप तमीज के दायरे के अंदर ਤੁਸੀਂ हैं। ਸਾਰੇ ਖਤ ਹੋਰ यार ਲਿਖੇ थोड़ा तल्लक ही कोई नहीं इतना है वो कह रहे हैं कि और है थोड़ा तल्लक ही कोई नहीं नहीं, लेकिन ये इत्तेफाक है कि कहानी कुछ मिलती सारी जुलती तक कहानियां मिल जाती हैं सिंक हो जाता किधर जा ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੈਂਡ ਅਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ हो ਜਨਾਬ सकता है ये मंसूर इजाज की कहानी हो। ਮਨਸੂਰ ਇਜਾਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਨਸੂਰ ਮਲੰਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਲੱਗ कोई तल्लक ही नहीं रहता ਮਨਸੂਰ ਮਲੰਗੀ ਨੇ ਟਾਈਟਲ Song ਗਾਇਆ ਵਿੱਚ वो कौन सा है? ਉਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ हाय 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 देखा कि तो लिखा है कि जी तुसी साडे मुल्क जाओ ਹਾਂ आके देते करो हमला हाँ। अपनी मर्जी दी मनपसंद अपनी जगह खरीदो ਉੱਤੇ ਬੰਬ ਮਾਰੋ उत्ते बम ਤੇ मारो ਉੱਥੇ ਮਨਸੂਰ ਮਲੰਗੀ ਨੇ ਗਾਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਬ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਗਾ ਸੋਹਣੀਏ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਬ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਮਾਰ ਕੇ आप तो ना करें। ਸੋਹਣੀਏ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਖਤ ਵੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਖਤ ਵੇ ਸਾਡਾ ਐਟਮੀ ਪਲਾਂਟ ਸਾਡਾ ਤੱਕ ਵੇ ਬੋਲ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਗਾ ਸੋਹਣੀਏ अच्छा जी बस कट करके फिर दिखाया क्यों जिस शख्स ने लेटर लिखे हाँ, हाँ। वो मुकर गया ਹਾਂ 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 ਵਾਹ 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 ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਥਾਣੇ 'ਚ उठाने लिया उन्होंने बिठाया ਜੀ ਜਨਾਬ ਆ ਜੀ ਆਓ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਇੱਧਰ ਬੈਠੋ ਜੀ ਇੱਧਰ हाँ जवान ਉਹ ਵੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਐਸਐਚਓ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ओए अपनी बकवास बंद करे ਉਹ ਸਾਜੀ ਮਦਈ तू लिखा गाता है किने लिखा है? ਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ और मैं अर्ज की थी जे वो मंजूर इजाज लिखा तू डोरा तो नहीं है क्या मामा? ये मंसूर इजाज कौन है ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਉਹੀ ਜਿਹਦਾ ਬਾਗੜ ਬਿੱਲੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ जड़ी जड़ी मैं गल पूछा जवाना सही दसनी समझ गया ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸੀ ਸਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ अच्छा तुम कौन हो? ਮੈਂ ਮੁਹਰਰ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਐਰ ਤੇ ਟਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟਰੱਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ जड़ा मैं सवाल करने लगा बड़ा अहम सवाल है एक खत तू खुद साख्ता लिखा है या किते बड़े साहब के कहने से लिखा है और मैंने लिखा ही नहीं हो किसी जन्नती अखरोट के बच्चे। मैंने एक ये तो तेरी गल किसी हद तक ठीक है ठीक है गल ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ हाँ, ठीक है ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਜਿੰਨ ਲੱਗਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿੰਨ ਦੀ ਕੋਕ ਆ ਲੱਸੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿੰਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ मेरी बात सुने आप खुल के तफ्तीश करें जो सवाल करना करें। खोल के किस हमारा बंदा मौजूद है आपके सामने। ਬੜਾ ਸਖਤ ਤਫਸ਼ੀਸ਼ੀ ਅੱਲਾ ਓਏ, ਮਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਸਵੇਰ ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਚ ਬਜਰੀ ਖਾਂਦਾ ਬੱਲੇ ਔਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸਰੀਆ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਲੱਕ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਫਸ਼ੀਸ਼ੀ ਥਾਣੇ ਦਾ ਛਿੱਤਰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ जवान गल ये कि अगर तू मंसूर इजाज ਨੂੰ खत नहीं लिखिया ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣਾ मंसूर इजाज ਦੇ ब्लैकबेरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਤੇਰਾ ਪੁੱਪੜ ਬੰਦ ਨੇ देखिए बात यह है कि वो मेरा एक दोस्त था और मेरी एक फ्रेंड थी उसके साथ भी उसकी हाय हेलो थी तो वो अक्सर मेरे नाम से उसको मैसेज कर दिया करता आपके था। फोन से करती थी? नहीं आप शायद कर देती हो मुझे ठीक तरीके से याद तो नहीं। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲੇ ਟੋਨੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ यार एक मिनट मैं इस वेस्ट इंडीज के बपी लहरी से बात कर रहा हूँ मुझे तरह कर लेंगे। ਇਹ ਗੱਪੀ ਲਹਿਰੀ ਹੈ ਜਵਾਨ ਜਵਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਡ ਗੱਲ ਇਹ ਬਲਕਿ ਫੱਕੀ ਲਹਿਰੀ कि तू वेल्डर वाली ऐनक पाई तू चौधरी शुजात दा छतरा हैगा। एक मिनट मरर जी देख लग रहे हैं ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ठीक कह रहे हैं ये भी बता दीजिएगा आपकी तौन किधर है बीच में नजर नहीं आ रही। सारा आप सवाल का जवाब दें आप तेरी दाड़ों तो नजर आएगी जब इस लम्बे पागे तेन पांजा फेरिया ना सुभान अल्लाह पांजा फेरे तेन दाड़ नजर आएगी कभी नजरात तक लेते हैं, एक ब्रेक हमारे साथ रहिएगा। गर्दन ते की तेन तारे भी नजर आने नाल साहब होनी तो एडे सख्त ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਂਜਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੁੱਸਾ ਜਦੋਂ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ वेलकम बैक जी। सर मुझे आपसे ये पूछना है एम्बेसडर हक्कानी केस का फैसला कितनी देर में मुतवक्के है और क्या उनकी जान छूटने का कोई इम्कान है? डिपेंड करता है कि इंक्वायरी कितनी देर लेती है, इंक्वायरी के बाद क्या कुछ सामने आता है। और अगर तो हक्कानी साहब ने ये सब कुछ किया है तो फिर तो ही विल हैव टू फेस द म्यूजिक और इसके रेपरकशंस बड़े खौफनाक हो सकते हैं। ये हाई ट्रीजन के जुमरे में आता है।
खास तौर पर आपका न्यूक्लियर, उसके मामले में हम बिल्कुल कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। बल्कि अगर ये इल्जामात साबित हो जाते हैं तो मैं तो इसे समझता हूं कि एक एनालॉजी मुझे नजर आ रही है। सन 1258 में जो एक वाकया हुआ था, इंतहाई अंदोनाक वाकया था, ये खलीफा मुस्तसम बिल्ला के दौर में, उस दौर में खलीफा का एक वजीर आजम था अलकमी, और नहायत एम्बिशियस आदमी था। ये इक्तदार पर कब्जा करना चाहता था, अपने खानदान को पावर एशेलॉन में लाना चाहता था। ये बड़ा मशहूर वाकया है और मैं समझता हूं इससे हमें दर्स लेना चाहिए, सबक सीखना चाहिए। इसने हलाकू खान को खत लिखा कि आप आए और हमला करें यहां पर, यह बिल्कुल ग्राउंड साफ है आपके लिए, आप यकीनन बगदाद पर कब्जा करेंगे। लेकिन उस वक्त भी खिलाफत की दहशत इतनी ज्यादा थी कि हलाकू पसोपेश करने लगा। इस शख्स ने फिर बेईमानी करते हुए खलीफा को इस बात पर आमादा किया कि यह खजाने के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है हमारी फौज, चुनाचे फौज का साइज छोटा किया जाए और फौजी छावनियों में कमी की जाए। वो एक बेवकूफ और नाअहल खलीफा था, वो इसकी बातों में आता गया और फिर अल्टीमेटली हलाकू खान आ गया। पहले 10 दिन तो वो बादशाह का मेहमान बना रहा, फिर उसने तमाम राज उगलवाए उससे, तमाम खजानों के हालात और उनकी लोकेशंस मालूम की, और 10 फरवरी सन 1258 को तहतेक कर दिया। लेकिन उस वक्त ये जो अलकमी बहुत एम्बिशियस आदमी था, ये अपने लिए एक बहुत सारे मनासिब की तवक्को लगाए बैठा था। तो हलाकू ने एक बड़ा तारीखी फिक्रा का कि जिसने अपने खलीफा के साथ गद्दारी की हो वो मुझसे क्या तवक्को रखता है। तो ये शख्स इसी गम में इस कदर बीमार हुआ कि चंद माह के अंदर अंदर राहिए मुल्क अदम हो गया। और इस वाक़े का हवाला आपको मिलेगा मौलाना वहीदुद्दीन खान की किताब इस्बाक़ तारीख में, बड़ी दिलचस्प किताब है, मैंने पिछले हफ्ते भी तज़किरा किया था, ज़रूर पढ़िएगा। जी जनाब। सर, कहा जाता है इस केस के बारे में बहुत से सवालात ऐसे हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले, इसके बारे में क्या कहिएगा? उनमें से सरफहरिस्त तो यही है कि क्या हक्कानी साहब को मंसूर एजाज की बैसाखी दरकार थी मलन तक पहुंचने के लिए? उनके अपने बड़े अच्छे रिलेशंस थे, और अगर मंसूर एजाज का कैरेक्टर इतना शेडी था तो क्या हक्कानी साहब इतने बड़े पागल हैं कि उठाकर उन्होंने इस बंदे को एज अ मिडल मैन बीच में डाल दिया? तीसरा सवाल, इसका जवाब भी अभी तक नहीं सामने आ सका कि माइक मलन ने पहले इनकार क्यों किया और यकायक पैंतरा बदल के कहा कि नहीं जनाब, एक मेमो ऐसा आया था, पहले हमने कोई दरखोर इतना नहीं समझा, बाद में हमने उसे सीरियसली लिया और देखा, लेकिन उससे हो कुछ नहीं सकता था, हमने उसको रिजेक्ट कर दी। फिर इनमें सबसे अहम बात यह है कि क्या हक्कानी साहब ने यह सब कुछ, लेट अस सपोज अगर किया तो ऑन हिज ओन किया या अपने बॉस के कहने पर उनसे आशीर्वाद लेकर किया? यह बात सबसे अहम है। और आखिरी सवाल इस हवाले से, जैसा नौजवान ने कहा कि बहुत सारे क्वेश्चंस अनआंसर्ड हैं, वो ये कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आंख का कांटा है हक्कानी साहब? देखिए, हक्कानी साहब ने एक से ज्यादा मर्तबा मिलिट्री को एम्बेरस करने में इन्होंने कहीं ना कहीं कोई रोल प्ले किया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट अपना पाउंड ऑफ फ्लैश मांग रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पूरी कार्रवाई में कहीं ना कहीं एस्टैब्लिशमेंट किसी ना किसी हवाले से इन्वॉल्व है? ये सारी चीजें जो देखनी पड़ेंगी, और ये वो क्वेश्चंस हैं जिनके जवाबात इंक्वायरी से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सामने आएंगे। जी, क्या ये बात दुरुस्त है कि मंसूर एजाज यहूदी लॉबी का कोई एजेंट है? एजेंट कहना जो है ना, ये तो बिल्कुल एक फतवा देने वाली बात है। उसके बड़े अच्छे मरासिम हैं यहूदी लॉबी के साथ। वो उसकी इंटरेस्ट को वॉच करता है, वो CIA की इंटरेस्ट को वॉच करता है, और पाकिस्तान की इंटरेस्ट को भी उसने माजी में वॉच किया है। लेकिन ऐसे लोग डिपेंडेबल नहीं होते। ऐसे लोग अपनी इंटरेस्ट को कभी जेपरडाइज नहीं होने देते। अपनी इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए अपने इंतहाई करीबी दोस्त की बल्ली चढ़ा देते हैं। और मैं समझता हूं कि इस केस में ऐन मुमकिन है कि जो फाइनेंशियल टाइम्स में मौसूफ ने जो अपना आर्टिकल लिखा और जिसमें उन्होंने सिर्फ हिंट थ्रो की थी कि एक डिप्लोमेट का तस्करा था, उसमें उन्होंने खुलकर नाम नहीं लिया था, तो वो भी शायद इसी का शाखसाना हो कि उन्होंने हक्कानी साहब के ऊपर सारा कुछ थोप दिया। दोस्त थे ये, बड़े अच्छे इनके रिलेशंस थे, इनकी बड़ी गपशप थी और जरदारी साहब के साथ बड़ी गपशप थी। फिर ये फाइनेंशियल टाइम्स में मुबस्सर हैं, लिखते हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल में लिखते हैं, CNN पे बैठे होते हैं, ये फॉक्स चैनल पे जाते हैं, ये BBC जाते हैं। तो ये सारे के सारे इदारे, आपको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए
कि इसके डांडे कहाँ मिलते हैं जाकर। जी जनाब। क्या जरदारी साहब की हुकूमत को भी इससे खतरा हो सकता है? शदीद खतरा हो सकता है। देखिए, एक ऐसी चीज है जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा। अगर तो ये खत, ये मेमो लिखा गया है तो बज़ाहिर ये लगता है कि अकेले इतनी अहम बातें कि जनाब हम आपको एक्सेस दे देंगे अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस तक, आप आइए और इंस्पेक्शन कीजिए, आप हमारी सरजमीन पे कदम रखिए और जहां जहां जो एक्टिविटी करना चाहें हम आपको इसकी इजाजत देते हैं। फिर ये कहना कि ISI का पॉलिटिकल विंग हम बंद कर देंगे, ये सारी चीजें कि अकेला एक सफीर जो मुलाजिम है हुकूमत का, वो बगैर किसी बड़े के ईमा पर ये सब कुछ नहीं कर सकता। जो बदतरीन सिनारियो है वो मैं समझता हूं इस पर बेस करता है कि अगर खुदा न खास्ता ये लेटर हकानी साहब ने ही लिखा है तो ये बात तय है कि हकानी साहब खुद इतना बड़ा डिसीजन, इतनी बड़ी बातें अपनी तरफ से नहीं कर सकते। और अगर वो ये बात कह दें ड्यूरिंग द इंक्वायरी कि जनाब मुझे ये सब कुछ अपने बॉसेस के कहने पर करना पड़ा है, तो वो होगी बदतरीन सिचुएशन। उस जैसे सिनारियो से मैं समझता हूं ना सिर्फ जरदारी साहब की हुकूमत बल्कि उन्हें खुद जाती तौर पर खतरा हो सकता है। लेकिन अल्लाह ना करे कि ऐसी सिचुएशन सामने आए। ख़वातीन हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस।